Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. जनरल एनाटमी की जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हमारे चैप्टर का टॉपिक है स्किन एंड फेशिया, जो कि चैप्टर नंबर 8 है बीडी चौरासिया की जनरल एनाटमी की जो हैंडबुक है उससे। हम बाकी पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्किन एंड फेशिया। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, स्किन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और फेशिया की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ओके, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्किन में हम स्किन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और साथ में अपेंडेजेस भी पढ़ेंगे। अपेंडेजेस का मतलब है स्किन के साथ बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड, सेपेरिस ग्लैंड, तो ये सारी चीज़ें जो स्किन और इनके अपेंडेजेस कहलाते हैं वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और फेशिया, फेशिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपकी बॉडी की जो डीप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो सारा फेशिया की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो क्लिनिकल एनाटमी जो हम स्टार्ट करेंगे अगली लेक्चर सीरीज, उसको समझने के लिए जनरल एनाटमी के ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखता है, स्किन की डिटेल्स और फेशिया की डिटेल्स। ओके, सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नाउ स्किन के लिए कुछ सिनोनिमस वर्ड्स यूज होते हैं और वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यूटिस, डर्मा एंड इंटेगुमेंट, और इनसे एसोसिएटेड बहुत सारी क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल डर्माटोलॉजी, डर्माटोम, डर्माटोलॉजिस्ट, इसी तरह क्यूटेनियस, क्यूटिकल, सबक्यूटेनियस, ये वर्ड्स इन्हीं वर्ड से निकले होते हैं। ओके, सो क्यूटिस, डर्मा एंड इंटेगुमेंट, ये तीन वर्ड्स आपने स्किन के लिए याद रखने है। क्या स्किन? स्किन इज द जनरल कवरिंग ऑफ द एंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी को बाहर से कवर किया हुआ है और सिर्फ कवर नहीं किया हुआ बल्कि इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनके साथ कंटिन्यूएशन भी है। फॉर एग्जांपल देखिए नोज है, सो मैं यहाँ पे नोज बना रहा हूँ, बड़ी अजीब सी नोज बनाई मैंने, बट एनीवेज तो ये नोज के ऊपर यहाँ स्किन होगी और ये जो नेजल मियारस है अंदर जाके ऑब्वियसली म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, तो ये स्किन उसके साथ कंटिन्यूस होती है। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटरी के साथ। सो बेसिकली जितने भी ऑरिफिसेस होते हैं बॉडी के, जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, चाहे वो एनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग है, ओरल कैविटी है, तो आउटर लेयर की जो स्किन है वो इनर लेयर के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी में होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ सरफेस एरिया, इट्स अ लार्ज ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। टोटल सरफेस एरिया है अराउंड 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर्स, विच इज अ वेरी वेरी बिग सरफेस एरिया। तो इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गन बेसिकली। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको क्लिनिकल सिनेरियो में अगर कोई बर्न्स का पेशेंट आता है, पेशेंट जो जल चुका है या जिसकी बॉडी अफेक्टेड हुई है बर्न्स से, सो फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको ये तयन करना होता है, यू हैव टू फिक्स कि कितना परसेंटेज ऑफ द स्किन हैज़ बीन बर्न्ड। ओके, तो वो रूल ऑफ 9 कहलाता है। वो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज में समझाता हूँ। दिस वन, ये जो इमेज है ना, इस इमेज में आप देखें कि एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एडल्ट के लिए अलग हिसाब किताब है और बच्चों के लिए अलग हिसाब किताब है। एडल्ट में अगर पूरा हेड बर्न्ड है फ्रंट और बैक, तो हम कहते हैं कि जी 9% ऑफ द स्किन सरफेस एरिया इज बर्न्ड। अगर पूरा ये फ्रंट का एरिया बर्न्ड है तो दैट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 18% ऑफ द होल स्किन एरिया। इसी तरह अगर बैक का एरिया बर्न्ड है तो 18%, पेरिनियल एरिया 1%, हर लोअर लिम्ब, ईच लोअर लिम्ब इज 18%, यानी 18% ये लोअर लिम्ब और 18% ये लोअर लिम्ब। तो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसका सिर्फ हेड पूरा बर्न्ड है, आगे पीछे से तकरीबन पूरा हेड बर्न्ड है, तो हम कहेंगे जी 9% इज द बर्न सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन अगर हेड के साथ साथ उसका एक अपर लिम्ब भी बर्न्ड है तो हम ये कहेंगे दिस इज नाउ 27% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्किन। और अगर हम कहते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी बर्न है, ऑब्वियसली 100%, सिर्फ पेरिनल एरिया बर्न है 1%। सो आप परसेंटेज का अंदाजा लगाते हैं स्किन को फिजिकली देख के, उसको एग्जामिन करके कि कितना एरिया बर्न है। ठीक है, इसी तरह बच्चों में इट्स अ डिफरेंट कैलकुलेशन। बच्चों में अगर पूरा हेड बर्न है तो दैट कंप्राइजेस ऑफ 18% इंस्टेड ऑफ 9। फ्रंट इज 18, बैक इज 18, each upper limb is 9 and each lower limb is 13.5. okay, so surface area की कैलकुलेशन देखकर कितना एरिया अफेक्टेड है, so ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला वगैरह भी है, वेट इंटू हाइट इंटू 70, बट जाहिर है क्लिनिक्स में जब आप खड़े होते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना एक मुश्किल काम होता है। यू नीड सम टूल जो आसानी से आप बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकें। ओके, अच्छा, अब बात करेंगे पिगमेंटेशन ऑफ स्किन।
स्किन का कलर होता है, हर बंदे का स्किन का कोई टोन होता है, कोई ना कोई टोन है, लाइटर टोन है या डार्कर टोन है, वो बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स है, बिकॉज वी हैव पिगमेंट्स इन द स्किन। और कौन कौन से पिगमेंट्स हमारी स्किन में मौजूद हैं? 5 पिगमेंट्स हैं जिनके नाम आपने याद रखने। मेलानिन एक पिगमेंट है विच इज ब्राउन इन कलर, इट इज प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस। अच्छा, अब एपिडर्मिस क्या है और जर्मिनेटिव जोन क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, सो थोड़ा सा बेयर विद मी। बट इस वक्त याद रखेंगे जो 5 पिगमेंट्स हैं स्किन के, उनमें से पहला है मेलानिन, दूसरा है मेलेनॉइड, इट रिजेंबल्स मेलानिन और ये पूरी एपिडर्मिस में होता है। देखें, मेलानिन सिर्फ जर्मिनेटिव जोन में है लेकिन मेलेनॉइड पूरी एपिडर्मिस में है। ठीक है, ये बात अभी थोड़ी देर में समझ आएगी जब मैं आपको एपिडर्मिस और डर्मिस बताऊंगा। अच्छा, फिर एक पिगमेंट होता है कैरोटीन विच इज येलो इन कलर एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड फैट सेल ऑफ द डर्मिस इन सुपरफिशियल फेशिया। हीमोग्लोबिन की वजह से पर्पल कलर मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर मिलता है। सो हमारा जो स्किन टोन है इट इज बेसिकली मिक्स एंड मैच एंड कंपोजिशन। ये जो 5 पिगमेंट्स हैं इनकी क्वांटिटीज का मिक्स एंड मैच बन के हमारा स्किन टोन बनता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी में मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो स्किन टोन डार्क होगा, मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो स्किन टोन लाइट होगा। ठीक है, तो ये बात इस तरह से है स्किन के डिफरेंट कलर। थिकनेस कितनी होती है? रफली अराउंड 0.5 to 3 मिलीमीटर स्किन की थिकनेस है। अब आते हैं जी स्ट्रक्चर पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था ना कि एपिडर्मिस और डर्मिस और स्ट्रैटम और ये सब समझाऊंगा। तो देखो, स्किन की 2 बेसिक लेयर्स हैं जो आपको याद रखनी है। पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस और दूसरी लेयर का नाम है डर्मिस। फिर इनके अपने अपने अलग अलग जोन्स होते हैं लेकिन ब्रॉड डिवीजन स्किन की 2 लेयर्स में होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस की फिर फर्दर 2 लेयर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली लेयर का नाम है विच इज कॉल्ड द कॉर्निफाइड जोन, cornified zone. Okay, so the first layer, the outer layer of epidermis is cornified zone और जो inner zone होता है वो कहलाता है germinative zone। देखें, ये 2 आपको zones याद रखने हैं एपिडर्मिस के लिए। ओके, सो स्किन की कितनी लेयर्स हैं टोटल? 2। पहली लेयर का क्या नाम है? एपिडर्मिस और दूसरी लेयर का क्या नाम है? डर्मिस। फिर एपिडर्मिस की फर्दर कितने जोन्स हैं? कॉर्निफाइड जोन एंड germinative zone। ठीक है, so structurally the epidermis is made up of cornified zone and germinative zone, राइट। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं, इन्होंने एक डायग्राम यहाँ पे बड़ी अच्छी सी दी है। सो फॉर एग्जांपल दिस, ओके, सो ये स्किन का पूरा सेक्शन है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये लेयर और फिर एक ये नीचे वाली, ये दोनों लेयर मिलाकर क्या बन गया? एपिडर्मिस। और उसके नीचे ये जो पूरा जोन है ये क्या बन गया? दिस इज ऑल डर्मिस। सही है। अब एपिडर्मिस जो है इसके फिर फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट है जिसका नाम है कॉर्निफाइड लेयर और फिर ये वाला नीचे वाला पार्ट है जिसका नाम है जर्मिनेटिव जोन। ओके, तो ये दोनों कॉर्निफाइड जोन और जर्मिनेटिव जोन मिलकर क्या चीज बनाते हैं जनाब? दे मेक एपिडर्मिस। ओके, सो एपिडर्मिस इज द कॉर्निफाइड लेयर जो है दिस इज डेड सेल्स, बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल की लेयर होती है, हाईली केराटिनाइज्ड। और जो जर्मिनेटिव जोन है इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये बेसिक कॉम्पोजिशन है आपकी स्किन की इन लेयर्स की, राइट। ओके, अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि एपिडर्मिस के बाद जो नीचे डीप लेयर है उसका नाम क्या है? डर्मिस। नाउ डर्मिस आल्सो कॉल्ड इज द कॉर्नियम इज द डीप वैस्कुलर लेयर। ठीक है, एंड इट इज ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। जबकि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, लेकिन जो डर्मिस है जो कि डीपर लेयर है इट इज ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट है। नाउ डर्मिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद वेरिएबल इलास्टिक फाइबर्स मिक्स विद ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। तो जो डीपर लेयर है यानी कि डर्मिस के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फेटिक्स, नर्व्स एंड ऑल दैट। ओके, उसके अंदर फिर फर्दर लेयर्स होती हैं लेकिन वो लेयर्स हम हिस्टोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं उसको बाईपास कर रहा हूं ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो टॉपिक और जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, एक बात कि डर्मिस, देखो क्या बताया, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की फिर 2 लेयर्स होंगी, ऊपर वाली कॉर्निफाइड जोन, नीचे वाला जर्मिनेटिव जोन, और उसके नीचे जितनी लेयर है वो सारी लेयर क्या होगी? डर्मिस। इस डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। उस फाइब्रोब्लास्ट के जो बंडल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उन्हें हम कहते हैं क्लीवेज लाइंस और फ्लेक्सर लाइंस। ठीक है, या लैंगर लाइन भी इनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की गर्दन देखें तो गर्दन पे यहाँ क्रीसेस बनते हैं ना, तो ये जो क्रीसेस हैं इनको हम लैंगर्स लाइन या फ्लेक्सर लाइन। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि अगर सर्जरी करनी है किसी की तो इंसिजन यानी जो कट लगाया जाना चाहिए वो इन लाइंस के पैरेलल लगना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगा अंदर, अगर किसी की थायराइड सर्जरी करनी है तो कट पैरेलल लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस इस तरह से हैं। लिम्स में अगर ये किसी का अपर लिम्ब में ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपर लिम्ब में ये लाइंस लॉन्गिट्यूडल होती हैं तो कट लॉन्गिट्यूडल लगना चाहिए। इस तरह स्कार अच्छा बनता है, वरना ये होता है कि बड़ा ही बदसूरत सा स्कार बन जाता है, सो सर्जिकल आउटकम अच्छा नहीं होता। ओके ओके, तो ये आपको फ्लेक्सर लाइंस की बात समझ में आ गई थी जिनको हम लैंगर्स लाइंस भी कहते हैं, सो रिमेंबर दिस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ स्किन। स्किन बाज जगहों पर हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड है, उसकी सरफेस में चेंज है, उसके टेक्सचर में। वो तीन आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल टेंशन लाइंस होती हैं फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लीनियर फरोज विच डिवाइड द सरफेस इनटू पॉलीगोनल लॉजेंजियल एरियाज। दीज लाइंस टू सम एक्सटेंट कॉरेस्पॉन्ड द वेरिएशंस द पैटर्न ऑफ फाइबर्स इन द डर्मिस। ओके, तो बाज बॉडी के एरियाज में स्किन आपकी मॉडिफाई होके एरियाज को डिवाइड कर देती है। फिर फ्लेक्सर लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये स्किन क्रीसेस बनाते हैं और इसकी एग्जांपल, इनको स्किन जॉइंट्स भी बाज़ औक़ात कहते हैं। पाम्स में होता है इस तरह से डार्क क्रीसेस होती हैं, तो ये सारी जो क्रीसेस हैं ये मॉडिफाइड स्किन है और इसकी वजह ये है कि इसके इस एरिया के अंदर जो डर्मिस होगा उसमें जो फाइब्रोब्लास्ट है उसकी अरेंजमेंट बहुत ही स्ट्रिंजेंट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो ये क्रीसेस बन गई हैं ऊपर। ठीक है, फिर एक और पर्टिकुलर तरह का मॉडिफिकेशन है स्किन का जिसे कहते हैं पेपलरी रिज। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पाम्स और आपके सोल्स में होता है। इनका दूसरा नाम पता है क्या है? इनका दूसरा नाम है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना हम सबकी उंगलियों पर, आपने देखा है, वी हैव फिंगरप्रिंट्स इन आवर पाम्स एंड इन आवर सोल्स, और वो सबके यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि फिंगरप्रिंट वाले एरिया में एक डायग्राम भी इन्होंने दी है, ये देखें, इट्स अ थंब प्रिंट, और ये जो सारे पैटर्न बने हुए हैं ये सब फिंगरप्रिंट्स हैं, क्योंकि अंदर जो डर्मिस है उसमें जो कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि रिजेस बन गए हैं। सो दीज आर द फिंगरप्रिंट्स। ओके, तो ये तीनों चीज़ें कहलाती हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्किन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या क्या है? टेंशन लाइंस, फ्लेक्सर लाइंस, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, सर्जरी में इंपॉर्टेंट है, एंड थंब प्रिंट जिसको पेपलरी रिज भी कहते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अब स्किन का आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया कि स्किन में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की दो लेयर्स हैं, कॉर्निफाइड लेयर और जर्मिनेटिव जोन। फिर उसके बाद डर्मिस है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ओके, अब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे देर आर डिफरेंट अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। स्किन की फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, जैसे कि नेल्स, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। नेल्स फॉर एग्जांपल, नेल्स के सिनोनिम वर्ड्स हैं ओनाइक और ओनाइकियो, इसीलिए क्वाइलोनाइकिया या ऑनकोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। सो ओनाइक इज द वर्ड फॉर नेल्स। ओके, नाउ नेल्स आर हार्डन्ड केराटिन प्लेट्स। केराटिन की हार्ड प्लेट्स होती हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। आपकी फिंगर्स के डॉर्सल सरफेस के एंड पर ये इनका काम है बेसिकली सपोर्ट करना आपके डिस्टल टर्मिनल फैलेंजेस को। हर नेल के दो तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट, एक होता है फ्री बॉर्डर और एक होती है बॉडी। एक डायग्राम इन्होंने दी है, इसको देखते हैं। सो दिस इज अ फिंगर, और ये जो नेल का हिस्सा जो आपकी स्किन के अंदर यहाँ गया हुआ है इसे कहते हैं रूट, नेल रूट। फिर जो कॉर्नर वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ है इसे कहते हैं दिस इज द फ्री बॉर्डर, और बाकी ये सारा जितना है दिस इज नोन एज द बॉडी। और इस बॉडी के नीचे ये जो स्किन है, दिस स्किन इज नोन एज नेल बेड। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं नेल बेड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी नेल हैज अ रूट, हैज अ फ्री बॉर्डर एंड हैज अ बॉडी। ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा, नेल में इस जगह पर एक वाइट लाइन भी होती है, आपने देखा ना, अक्सर वो एवास्कुलर एरिया होता है, उसको लुन्यूल कहते हैं। ये टर्म्स आपको समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं। द स्किन बीनीथ द रूट एंड द बॉडी ऑफ द नेल इज कॉल्ड नेल बेड। ये मैंने आपको बात बता दी। द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द नेल बेड बीनीथ द रूट एंड लुन्यूल इज थिक एंड प्रोलिफरेटिव एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेल। तो देख रहे हैं कि आप ऊपर जो नेल है फिंगर पर, इफ दिस इज द फिंगर, डायग्राम पे दोबारा चलते हैं, तो ये जो एरिया है नेल रूट का एरिया जहाँ पे जर्मिनेटिव जोन है एपिडर्मिस का, यहाँ से ग्रोथ होती है नेल की इस डायरेक्शन में, और नेल यूं आगे बढ़ता रहता है। देखा ना, बाज लोग बहुत नेल बढ़ा देते हैं। सो ग्रोथ हो रही होती है बेसिकली फ्रॉम द नेल बेड। ओके,
राइट सो ये बात हो गई। और कोई बात क्लिनिकल एनाटमी के हवाले से अगर हम बात करें स्किन की या नेल्स की, सो नेल्स पेल हो जाते हैं एनीमिया की कंडीशन में, ब्लड कम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, दे आर वेरी थिन एंड ब्रिटल, हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल बेड। अक्सर कंडीशंस पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी कंडीशंस सच एज सीओपीडी या क्रॉनिक सपोरेटिव लंग एब्सेस डिजीजेज या ब्रोंकियाक्टिस, इन डिजीजेज में ये होता है कि जो नेल बेड है उसमें प्रोलिफरेशन होती है, और नेल बेड में जब प्रोलिफरेशन होगी, दोबारा अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, यहाँ प्रोलिफरेशन होगी तो ये पुश करेगा नेल बॉडी को अपर डायरेक्शन में, और उसे हम नाम देते हैं क्लबिंग। उस पर्टिकुलर कंडीशन को नाम दिया जाता है क्लबिंग। ओके, क्लबिंग ऑफ नेल्स। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन। नाउ इट टेक्स अराउंड 90 to 120 डेज फॉर अ होल नेल टू ग्रो। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज अगर किसी के नेल में फंगल इन्फेक्शन है, सो नेल का जो फंगल इन्फेक्शन है, नीचे से नया नाखून ग्रो करेगा और पुराना नाखून आगे बढ़ेगा, तो ये पूरा फंगली इन्फेक्टेड नाखून ख़त्म होने में इतना टाइम लग सकता है। इसीलिए आपको इतने लंबे टाइम तक एंटी फंगल ड्रग्स देनी होती हैं पेशेंट्स को। ओके, नाउ हेयर्स एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन इन सर्टेन डिजीजेज। इन माल न्यूट्रिशन हेयर बिकम्स थिन एंड ड्राई एंड स्पार्स। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास क्लिनिक्स में, कहते हैं कि जी बाल बड़े करने, घने करने, तो डाइट का उसमें इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है, सो माल न्यूट्रिशन अगर होगी तो थिन होंगे हेयर्स, ड्राई होंगे, स्पार्स होंगे। इसी तरह सम एंडोक्राइन कंडीशन सच एज हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हेयर्स काफ़ी ड्राई होते हैं। अच्छा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के लिए एक टर्म यूज होती है हर्सुएडिज्म। इट्स एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम। बहुत से लोगों के फेस पे नजर आते हैं बहुत सारे बाल, अगर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं है तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम चेक करना चाहिए। लॉस ऑफ हेयर इज नोन एज एलोपेशिया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। देन इक्थायोसिस इज अ कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए। इट्स नॉर्मली ड्राई स्किन। अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स अभी आगे पढ़ेंगे वो कम होते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्थायोसिस। एक्ने इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो कि यंग एज में या टीन एज में होता है, जिसमें इन्फेक्शन के लिए स्किन ससेप्टेबल होती है। सो एक्ने वल्गैरिस इज बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन और इन्फेक्शियस स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, और उसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से करते हैं। राइट, तो ये हुई नेल्स की स्टोरी। अब हेयर की बात करते हैं। हेयर are keratinous filaments derived from invagination of the germinative layer of epidermis into dermis। अब ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए कि germinative layer क्या है epidermis की। we have discussed this। okay, now hairs are peculiar to mammals। mammals में होते हैं और इनका बेसिक काम होता है conservation of heat in the body। और भी इसके ज़ाहिर काम खूबसूरत लगना, लोग बड़ा बनाते संवारते हैं बालों को, लेकिन इसका मेजर काम है to maintain body heat। now in men, not important line, well hair is all over the body, you've got your hairs except for some areas जो आपको याद होने चाहिए कि palms पे hairs नहीं होते, soles पे नहीं होते, dorsal surface of the distal phalanges इस पे hairs होते ही नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है डॉर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल फैलेंजेस? यानी अगर ये किसी का पाम है, ये मैंने अंगूठा बना दिया, फिर 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर और 5 फिंगर। ओके, तो ये मैंने एक हैंड बनाया है और ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस बता चुका हूँ क्या होती है। तो यहाँ पे फैलेंजेस होते हैं ना, प्रॉक्सिमल फैलेंज, ये प्रॉक्सिमल फैलेंज है, ये इंटरमीडिएट फैलेंज है और ये डिस्टल फैलेंज है। तो ये जो डिस्टल फैलेंज वाला एरिया, यहाँ पे हेयर्स नहीं होंगे। ओके, इनर सरफेस ऑफ द प्रीपियस, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, ये वो जगह हैं ग्लैंड्स पीनस जहाँ पे अम्ब्लाइकस, जहाँ पे हेयर्स नहीं होते। ओके, तो यू रिमेंबर दिस थिंग। हर हेयर के जो एक शाफ्ट होता है जो कि प्रोजेक्टिंग पार्ट है, यानी जो बाहर निकला हुआ होता है, और नीचे जाके कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कहते हैं। ओके, द रूट इज सराउंडेड बाय हेयर फॉलिकल, यहीं से ग्रोथ होती है और वो इस डायरेक्शन में मूव करती है डर्मिस और एपिडर्मिस के थ्रू होते हुए। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, वो मैं नाम देख रहा हूँ कहाँ है, ये नाम मुझे नजर आ गया, इरेक्टोरस पाइलोरम। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखें, अगर ये हेयर है और ये नीचे उसकी जो फॉलिकल वाला एरिया है, यहाँ पे होता ये है कि एक मसल अटैच होता है, उस मसल को हम नाम देते हैं इरेक्टोरस पाइलोरम। अच्छा, ये मसल इनर्वेटेड है, this muscle is innervated। so what basically happens is जब कभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो ये जो हेयर शाफ्ट है इसमें मूवमेंट हो सकती है, इट बिकम्स इरेक्ट, जिसे हम नाम देते हैं गूज बम्प्स। गूज बम्प्स या जिसे आम जबान में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, इज बिकॉज ऑफ दिस मसल विच इज नोन एज इरेक्टोरस पाइलोरम। इरेक्टोरस पाइलोरम। ओके, ये नाम आपको याद रखना है।
गोज स्किन का ये रीज़न है। नाउ कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फीटल स्किन पर जो बाल होते हैं उसे लेन्यूगो कहते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी हेयर। दिस आफ्टर सम टाइम इज रिप्लेस्ड बाय वेलस विच इज कॉल्ड सेकेंडरी हेयर। ओके, ये आपको टर्म्स याद रखनी है। नाउ हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ इतना इतना पर वीक। ओके, नथिंग टू मच टू डिस्कस हेयर। अब स्वेट ग्लैंड्स, हमने हेयर्स की भी बात कर ली। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ओवर स्वेट ग्लैंड्स। नाउ स्वेट ग्लैंड्स आर आल्सो इन अ फैंसी वे नोन एज सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। ओके, स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है, मुश्किल नाम, सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन एक्सेप्ट द लिप्स, ग्लैंड्स पेनिस एंड नेल बेड। यहाँ पे नहीं होते स्वेट ग्लैंड, बाकी हर जगह होते हैं। अब ये ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड इक्राइन और दूसरी कैटेगरी इज कॉल्ड एपोग्राइन। इनके स्ट्रक्चर में भी फर्क है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल जो इक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर मच मोर अबंडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ज्यादा होते हैं और तकरीबन हर जगह होते हैं। ईच ग्लैंड इज बेसिकली अ सिंगल ट्यूब एंड अ डीप पार्ट ऑफ विच इज कॉइल्ड इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स। और होता ये है कि दे रिलीज देयर सीक्रीशंस इन अ मीरोक्राइन नेचर, यानी एक डक्ट होगी, नीचे सेल्स होंगे, इस यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल्स अपनी सिक्रीशन तैयार करेंगे और यहाँ से वो सिक्रीशन निकल जाएगी, इसे कहते हैं मीरोक्राइन। बाज ग्लैंड्स में ऐसे होता है कि सेल्स पूरा का पूरा डाई हो जाता है और सिक्रीशन में सेल रिलीज हो जाता है सारा कंटेंट्स के साथ, वो मीरोक्राइन नहीं होता। ये मीरोक्राइन है जिसमें सेल्स इंटैक्ट रहते हैं और सिक्रीशन बाहर निकल जाती है, एंड दे आर सप्लाइड actually well innervated by cholinergic sympathetic system. Okay, राइट। अच्छा, फंक्शन क्या होता है स्वेट ग्लैंड्स का, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और बॉडी सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फिर जो दूसरी कैटेगरी है ग्लैंड्स की विच आर कॉल्ड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, दे आर कन्फाइंड, इनकी लिमिटेड लोकेशन है। जैसे कि पहले आपको बताया था जो इक्राइन ग्लैंड्स थे वो बॉडी में तकरीबन हर जगह हैं, लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर लार्जली प्रेजेंट इन एक्सिला, आईलिड्स, एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट एंड पेरिएनल रीजन एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो इनकी एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। दे आर लार्जर देन द इक्राइन ग्लैंड्स एंड दे प्रोड्यूस अ थिकर सिक्रीशन विच हैज अ ऑर्डर, इसीलिए एक्जिला में एक ऑर्डर होती है स्मेल में और स्वेट में। और इसी तरह जो जेनाइटल एरियाज हैं वहाँ पे एक ऑर्डर होती है स्वेटिंग की। रीज़न उसका ये है क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं विच जिनकी सिक्रीशंस में एक ऑर्डर है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन सिरोमिनस ग्लैंड्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीयरस, कान में भी ये ग्लैंड्स होते हैं विच आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ऑलराइट, ओके। Now, these glands are also merocrine in nature, जिसका मतलब फिर वही हुआ कि there is a duct and then there is a ball-like structure at the bottom, और इस ball-like structure में cells होंगे और ये cells जो भी secretion पैदा करेंगे वो in the form of sweat बाहर निकलेगी। Okay? Now, this is all that we, एक यहाँ पे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन दिन भर में किसी शख्स को 1 लीटर पसीना आता है, 1 liter of sweat every day. Okay, now और additionally 400 ml के करीब पानी लॉस होता है through the lungs during respiration, 100 ml लॉस होता है through the feces during defecation. So ये मिल मिला के तकरीबन 1.5 लीटर ऑफ लिक्विड लॉसेज हैं डेली, जो कि बढ़ भी सकते हैं, गर्मी अगर होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा, जाहिर है, तो ये लॉसेज बढ़ जाएंगे। तो हमने स्किन के बारे में पढ़ा, हमने नेल्स के बारे में पढ़ा, हमने हेयर्स के बारे में पढ़ा, स्वेट ग्लैंड्स की टाइप्स देखी। अब आइए जी सेबेशियस ग्लैंड्स। नाउ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयली सिक्रीशन विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डर्मिस ऑफ द स्किन एक्सेप्ट फॉर द पाम्स एंड सोल्स। सो पाम्स और सोल्स में स्वेट ग्लैंड्स तो होते हैं लेकिन सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ सेबेशियस ग्लैंड्स आर होलोक्राइन, ये देखें ये अलग हो गया मामला। अब ये मीरोक्राइन नहीं है, दीज आर होलोक्राइन, जिसका मतलब ये है कि दे प्रोड्यूस ए सिक्रेशन बाय कंप्लीट फैटी डीजनरेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर रिलीज करते हैं सेबेशियस। राइट, एक डायग्राम है, इट्स अ गुड डायग्राम, जिसमें हेयर फॉलिकल दिखाया गया है, हेयर शाफ्ट दिखाया गया है, और ये सेबेशियस ग्लैंड हैं जो अपनी सिक्रीशंस यहाँ ड्रेन करेंगे, ये भी बाहर स्किन सरफेस पे आ जाएंगी। सो ओवरऑल अ वेरी गुड डायग्राम, जिसमें ये मसल दिखाया हुआ है, देखिए मसल किस तरह अटैच हुआ है, इरेक्टर पाइलोरम मसल। सो ये सब ऊपर का एरिया एपिडर्मिस, अंदर का एरिया डर्मिस। तो नाउ यू हैव द जनरल आइडिया ऑफ हाउ द स्किन एंड अपेंडेजेस बेसिकली लुक लाइक। ठीक है, अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन का फायदा क्या होता है? इट लुब्रिकेट्स द स्किन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मॉइस्चर, ये बेसिक इसका फंक्शन है। एंड सम पीपल आल्सो बिलीव दैट दे आर बैक्टीरियलसाइडल इन देयर एक्शन। अब अगर स्किन की ओवरऑल फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्शन, जाहिर है आउटर कवरिंग है बॉडी की, तो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। फिर सेंसरी, हमारी स्किन में सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो टेम्परेचर को, पेन को, टच को फील कर सकती हैं।
देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट काम है हमारी स्किन का, बिकॉज हमारे जो हेयर्स हैं और स्वेट है ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए. एब्जॉर्प्शन माइनर फंक्शन, सिक्रीशन माइनर फंक्शन, स्वेट एंड सीबम रिलीज होता है. ऑल्सो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ pH by maintaining how much hydrogen ions are released. And it has also an important synthetic function, which is synthesis of vitamin D. Okay, this is important. Storage, yes, it's a storage site for chlorides and it can repair if there are cuts and wounds, because skin में huge connective tissue मौजूद है और उस connective tissue की वजह से कट्स एंड वुंड्स ईजिली रिपेयरेबल हैं. तो ये मामला ख़त्म हुआ जी स्किन और उनके अपेंडेजेस का. अब हम बात शुरू करते हैं सुपरफिशियल फेशिया के हवाले से. लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग different types of fascia which are present in your body. The first one is called the superficial fascia. As the name indicates, it is present on the outer parts of the body. And अभी डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. और फिर जो दूसरा फेशिया है वो डीप फेशिया है. अच्छा, सुपरफिशियल फेशिया जो है, इट इज़ अ जनरल कोटिंग ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन एंड इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू. ठीक है, लूज एरिकुलर टिश्यू. तो अगर ये स्किन है तो स्किन की जो लेयर्स हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, उनके नीचे ये एक फैटी लेयर होती है विच इज़ लूजली अरेंज्ड, और इस फैटी लेयर को हम नाम देते हैं, दिस इज़ नोन एज सुपरफिशियल फेशिया. इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. कहीं ये ज़्यादा अमाउंट में होता है फैट, कहीं ये कम अमाउंट में होता है, कहीं इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, कहीं ये लूज होता है, बट स्किन के बाद जो फैटी लेयर है उसका नाम है सुपरफिशियल फेशिया. ओके, नाउ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, मैंने आपसे कहा ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है. सो इट इज़ वेरी अबंडेंट इन द ग्लूटल रीजन, बटक्स में, हिप्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, लंबार रीजन में, फ्रंट ऑफ द थाइज, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अम्बलाइकस के नीचे का जो एरिया है वहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है, टमी जिसे कहते हैं, और मेमरी ग्लैंड ये भी पूरा का पूरा सुपरफिशियल फेशिया में है. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया की फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है. फीमेल्स में ये फ़ैट ज़्यादा होती है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स. अच्छा, ये फ़ैट एब्सेंट होती है फ्रॉम द आईलिड्स, एक्सटर्नल एयर, पेनिस एंड स्क्रॉटम, इसलिए वहाँ की स्किन बिल्कुल थिक होती है इन तमाम जगहों, थिन होती है, आई एम सॉरी, इन तमाम जगहों की अगर आप स्किन देखें, आईलिड्स की, एक्सटर्नल एयर की, पेनिस की, स्क्रॉटम की, इट्स अ वेरी थिन लेयर बिकॉज सुपरफिशियल फेशिया ना होने के बराबर है. ठीक है, या एब्सेंट ही है. सबकुटेनियस जो लेयर होती है फैट की, जो सुपरफिशियल फेशिया बनाती है, उसका फैंसी नाम है पेनिकुलस एडिपोसस. ओके, सो इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन रिमेंबर दिस. यहाँ डायग्राम में इन्होंने दिखाया कि दिस इज द स्किन, दिस इज द स्किन, नो एक्चुअली दिस इज द स्किन, दिस इज द स्किन, और ये स्किन के नीचे सारा सुपरफिशियल फेशिया है. ब्रेस्ट दिखाया बेसिकली, दिखाया इस तरह से कि समझ में नहीं आ रहा कि ओरिएंटेशन बॉडी की क्या है, बट सपोज दिस इज द राइट ब्रेस्ट एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रेस्ट. ओके, सो बताइए यहाँ पे रहें कि सारे का सारा जो ब्रेस्ट टिश्यू है इट इज प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया, फैट्स में होता है. ओके, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ फैट्स दो तरह की हैं, येलो फैट एंड ब्राउन फैट. ब्राउन फैट हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होती है, सच एज फ्रॉग्स. हमारी सारी की सारी ज़्यादातर फैट येलो फैट ही है. ओके, इंपॉर्टेंट फीचर आपने क्या याद रखने हैं, सुपरफिशियल फेशिया इज मोस्ट डिस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. पर ये बात हमने कर ली. ठीक है, टमी में बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ डेंस in these areas and it is very thin in these areas. ये आपको याद रखना है कहाँ डेंस है कहाँ. अच्छा, इसमें होता क्या क्या है सुपरफिशियल फेशिया में, मसल्स हो सकते हैं जिनको हम सबकुटेनियस मसल्स कहते हैं. पूरे का पूरा मेमोरी ग्लैंड जो है वो सुपरफिशियल फेशिया में है. स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, नर्व्स एंड वेसल्स. सो एक्चुअली जो सुपरफिशियल फेशिया है इट इज़ प्रिटी रिच इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, इसमें लिम्फ वेसल्स भी हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, मसल्स भी हो सकते हैं. सो इट्स रिच स्ट्रक्चर. काम क्या है सुपरफिशियल फेशिया का जनाब? सुपरफिशियल फेशिया फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ स्किन. मैंने आपसे कहा ना कि स्किन के बिल्कुल नीचे ये जो लेयर है लूज फैटी टिश्यू की, सो स्किन की ग्लाइडिंग मूवमेंट को ये हेल्प करता है. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ सॉफ्ट मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स टू द स्किन. बॉडी के डीप पार्ट से जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स स्किन की तरफ जा रही हैं तो वो इस नरम नरम रास्ते से गुजरती हैं जिसका नाम सुपरफिशियल फेशिया है. ठीक है, ऑल्सो ये पूरे का पूरा एक इंपॉर्टेंट लेयर बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. अंदर बॉडी की जो हीट है ना, यहाँ पर ये हीट बॉडी से न निकले, इसके लिए सुपरफिशियल फेशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो स्किन के नीचे पूरी एक लेयर आपके पास मौजूद है जो हीट कंजर्व करती है. ओके, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो ये हो गया जी सुपरफिशियल फेशिया, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, फैटी टिश्यू. अब आइए इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कहलाती है डीप फेशिया.
नाउ सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया में एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि सुपरफिशियल फेशिया इज अ लूज फैटी टिश्यू, जबकि डीप फेशिया इज अ टाइट मेम्ब्रेन, इट इज इनइलास्टिक एंड इट इज वेरी टफ। तो ये आपको बात याद रखनी है कि दिस इज अ वेरी इनलास्टिक एंड टफ मेम्ब्रेन। ये एक अगर हम पार्ट देखें बॉडी का, सो देखें आउटर लेयर क्या है, ये स्किन, उसके बाद ये येलो कलर की फैटी लेयर क्या है, सुपरफिशियल फेशिया, दिस इज ऑल सुपरफिशियल फेशिया। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ना डार्क कलर की, दिस इज डीप फेशिया। अच्छा, डीप फेशिया एक तो बहुत टफ लेयर होती है, इनइलास्टिक लेयर होती है, फिर इसमें से ना पार्टीशंस निकलते हैं। देखें ये एक पार्टीशन निकला हुआ है, यहाँ भी डीप फेशिया से पार्टीशन निकला। सो ये पार्टीशंस भेज के आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अब जैसे ये कंपार्टमेंट 1, ये कंपार्टमेंट 2, ये कंपार्टमेंट छोटा सा 3, ये कंपार्टमेंट 4, ये कंपार्टमेंट 5। सो डीप फेशिया बेसिकली आपके डीप स्ट्रक्चर्स को मुख्तलिफ जोन्स में, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है ताकि चीज़ें अपनी जगह पर रहें, यहाँ वहाँ हिलती जुलती ना रहें। इट्स अ टफ मेम्ब्रेन, इट्स एन इनइलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डीप फेशिया का ये काम आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन, it is best defined in the limbs where it forms tough and tight sleeves and divides it into different compartments. It is ill defined in the trunk. Okay, अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं डीप फेशिया के हवाले से। इसकी एक्सटेंशंस या प्रोलोंगेशंस ऑफ द डीप फेशिया फॉर्म इंटरमस्कुलर सेप्टा एंड फाइब्रोएल्युलर शीथ। ये जो मैंने अभी ऊपर आपको बात बताई ना, इंटरमस्कुलर सेप्टा इसी को कहते हैं कि ये डीप फेशिया चल रहा है और अंदर इसकी एक ब्रांच जा रही है जो कि फर्दर डिवाइड कर रही है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं प्रोजेक्शंस या इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है, एक्सटेंशंस, प्रोजेक्शंस, प्रोलोंगेशंस, ऑल द सेम थिंग। नाउ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डीप फेशिया थिक हो जाता है, उसे कहते हैं रेटिनेक्युला। इस रेटिनेक्युला का पर्पस ये होता है, जैसे रिस्ट में होता है ये, जैसे अगर मैं किसी की रिस्ट यहाँ बनाऊँ, राइट, लेट मी, ये अगर किसी का आता है तो ये रिस्ट एरिया हो गया, ये वाला एरिया। इस रिस्ट एरिया में ये डीप फेशिया बहुत ज़्यादा एक टाइट लेयर बनाता है जिसे हम रेटिनेकुला कहते हैं, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, और इसके नीचे से फिर ब्लड वेसल्स वगैरह गुजरती हैं। सो ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर गोइंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगेन इस डायग्राम में ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्किन, ये फैटी लेयर है सुपरफिशियल फेशिया, ये जनाब डीप लेयर है जिसमें से इंटरमस्कुलर सेप्टा अंदर जा रहे हैं और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये बात तो अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। यहाँ इन्होंने रिस्ट जॉइंट बताया, देखें ये पाम है, थीनार एमिनेंस, हाइपोथीनार एमिनेंस, और ये रिस्ट की डिफरेंट बोन्स हैं। ये डीप फेशिया की थिकनिंग है, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जिसके नीचे से फिर ब्लड वेसल्स और मसल्स और टेंडन्स और ये सब चीज़ें जा रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं ये ऐसे थिकनिंग के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बनाता है जो कि शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ये मैं दोबारा किसी का पाम बनाऊं तो ये पाम के अंदर या ना पाम वाले एरिया में अंदर स्किन के नीचे, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे एक ऐसी लेयर पूरी बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं एपिनेरोसिस। अगर वो पाम में है तो पाल्मर एपिनेरोसिस, अगर फुट में है तो उसे हम कहते हैं प्लांटर एपिनेरोसिस। ओके, अच्छा, फिर कहीं कहीं इंटरप्शंस इन द डीप फेशिया ऑन द सबक्यूटेनियस बोन। डीप फेशिया नेवर क्रॉसेस द सबक्यूटेनियस बोन, तो ये बोन को क्रॉस नहीं करता, बोन टू बोन अटैच होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ बॉडी में डीप फेशिया जो है किस तरह से कंपार्टमेंट्स बना रहा है, किस तरह से ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बना रहा है, किस तरह से ये एपिनेरोसिस बना रहा है। अच्छा, कहीं कहीं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं। अब देखो, ब्लड वेसल में मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था कि अगर जो ब्लड वेसल है या मसल फाइबर हैं या नर्व फाइबर्स हैं, हम यहाँ मसल्स की चलें बात करते हैं कि अगर एक मसल का फाइबर है उसके इर्द गिर्द जो लेयर होती है वो लेयर क्या कहलाती है, आपको पता है? दैट लेयर इज नोन एज एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम के ऊपर जो पूरे फेसिकल पे लेयर होती है उसे हम पेरीमाइजियम कहते हैं, और सबसे ऊपर जो मसल बंडल पे लेयर होती है उसे हम एपीमाइजियम कहते हैं। सो एपीमाइजियम, एंडोमाइजियम एंड पेरीमाइजियम, ये 3 लेयर्स। अच्छा, ये तीनों किसका पार्ट है भाई? ये डीप फेशिया का पार्ट है। यानी देखें डीप फेशिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही नर्व्स हैं, एक अगर नर्व फाइबर के इर्द गिर्द जो लेयर है उसे हम नाम देते हैं एंडोन्यूरियम, उसके बाहर होता है जी पेरीन्यूरियम, और सबसे बाहर होता है जी एपीन्यूरियम। ये सब भी पार्ट्स हैं डीप फेशिया का। यानी डीप फेशिया सिर्फ मसल्स के कंपार्टमेंट्स को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि ये देखें इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड,
इन बिग कैरोटिड ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द भी डीप फेशिया मौजूद है, ताकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये मूव ना कर सकें, ज़्यादा हिलन जुलन इनमें ना हो, ये अपनी जगह में रहें, तो इनको एक शेप में रखा जाए, एक लोकेशन पे रखा जाए, एक पोजीशन पे फिक्स रखा जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है इस डीप फेशिया का होना। सो डीप फेशिया देखें बेसिकली क्या कर रहा है। डीप फेशिया जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, पर्टिकुलरली लिम्स में मसल्स, उनको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, अपनी जगह पे रख रहा है, रास्ते प्रोवाइड कर रहा है जिसके नीचे से मसल्स गुजर सकें, ब्लड वेसल्स गुजर सकें, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, नर्व्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, मसल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो डीप फेशिया का ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। फिर जॉइंट्स में भी साइनोवियल मेम्ब्रेन और बर्सा, एक्सटेंशन ऑफ द डीप फेशिया। इसी तरह आपको जो एपिन्यूरोसिस का मैं पहले बता चुका हूँ, प्लांटर एपिन्यूरोसिस एंड पाल्मर एपिन्यूरोसिस। सो डीप फेशिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये एपिन्यूरोसिस होती है पाम के अंदर, ये सोल के अंदर बताया तो प्लांटर एपिन्यूरोसिस। एक देखें बड़ी सी शीत बन गई है डीप फेशिया की, ठीक है ना, इसे एपिन्यूरोसिस कहते हैं। ऑलराइट, ओके, अगेन ये अब आपको पता होना चाहिए, ग्रीन लाइन इज द डीप फेशिया, ये इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन चुके हुए हैं मसल्स के, ओके, राइट राइट राइट। अब आपको ये बात समझ में अच्छा, कहीं कहीं ये दो बोन्स के बीच में भी एक शीत बनाता है, उसे हम नाम देते हैं इंटररोशियस मेम्ब्रेन। ये देखें इंटररोशियस, अब ये दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, दो बोन्स हैं, उनके बीच में ये देखें सारा ग्रीन, दिस इज द डीप फेशिया। इसका पर्पस क्या है, इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़े रखना, ताकि ये बोन्स मूवमेंट्स के दौरान एक्सटेंसिव मूवमेंट्स ना हो एंड दे शुड नॉट गो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके। ये फंक्शन है इस पूरे के पूरे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का। इंपॉर्टेंट स्टफ। फंक्शंस क्या है जनाब डीप फेशिया के? इट कीप्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स इन पोजीशन, ये बात मैंने आपको बता दी। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सरफेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, ज़ाहिर है एक्स्ट्रा सरफेसेस हैं, इस पर मसल्स अटैच होते हैं, वेनस रिटर्न, लिम्फेटिक रिटर्न। इट असिस्ट मसल्स इन देयर एक्शंस। कई जगहों पे ये होता है कि एक मसल से फॉर एग्जांपल मसल फाइबर इधर है और एक दूसरा मसल फाइबर इधर है, और इन दोनों को मिल के एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे डीप फेशिया होगा और डीप फेशिया से इनके टेंडन्स गुजरेंगे। सो दे एक्ट बेसिकली लाइक अ पुली के तौर पे डीप फेशिया काम करता है, ताकि मसल की मूवमेंट हो सके। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है आपकी ऑक्यूलर मूवमेंट्स में, आपकी आई मूवमेंट्स में डीप फेशिया पुली की तरह काम करता है, ओके। सो इंपॉर्टेंट। सो अब तक क्या पढ़ा बॉस इस चैप्टर में? स्किन, उसके अपेंडेजेस, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप फेशिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्लिनिकल टर्म्स हैं, ये जाहिर है जब क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इनका फ्लेवर लेते हैं ज़रा, है क्या। डर्मेटाइटिस, एनी इन्फेक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। एल्बिनिज्म, वाइट कलर हो जाना, पिगमेंट लॉस हो जाता है, नो पिगमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एल्बुमिन, लाइट कलर्ड स्किन होती है। हर्पीज जोस्टर वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है ऑब्वियसली, चिकन पॉक्स। और प्रेशर सोर्स होता ये है कि अगर किसी की प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है और वो बंदा बहुत लंबे हफ्तों तक बेड रेस्ट पर है, और अगर उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करवा रहे, नर्सिंग केयर अच्छी नहीं कर रहा है, तो बैक साइड पर वो मतलब कमर के सहारे अगर लेटा हुआ है तो बैक पे प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, वो स्किन काफ़ी अफेक्टेड होती है, ठीक है। बर्न्स, जलना, इसके बारे में रूल ऑफ 9 लाजमी याद रखना। इट कैन बी सुपरफिशियल बर्न अगर सिर्फ एपिडर्मल लेयर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इट कैन बी कॉल्ड अ डीप अगर बहुत ज़्यादा एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है और डर्मिस भी इन्वॉल्व है, सो दैट इज कॉल्ड द डीप बर्न। अब आपको देख के ये पता होना चाहिए कि 9% बॉडी इन्वॉल्व है या 10% इन्वॉल्व है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है ऊपर। अच्छा, मोल किसे कहते हैं? मेलानिन पिगमेंट अगर एक जगह जमा हो जाए, बहुत सारे सेल्स मेलानिन प्रोड्यूसिंग, सो मोल बन जाता है। तिल जिसे आम जबान में कहते हैं, बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ लोगों में कम होते हैं। मोल की एक कैपेसिटी है कि इट कैन गो मेलिग्नेंट, सो ये ट्यूमर फॉर्मेशन की तरफ जा सकता है, हर वक्त नहीं जाता, तो लिहाजा परेशान होने की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है इसमें। नाउ कलर ऑफ द स्किन मैंने आपको बताया इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। पेल होता है एनीमिया में, येलो होता है जॉन्डिस में। बॉयल, दाने निकल आना, टीनेज फ्रंकल, कैन बी बिकॉज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड इन्फेक्शंस। स्किन इंसीजन के बारे में मैंने आपको बताया, सर्जरी में कट लगाते हैं उसे इंसीजन कहते हैं। इट इज मेड पैरेलल टू द लाइंस ऑफ क्लेवेज या लैंगर्स लाइन, ओके। सेबेशियस सिस्ट, सेबेशियस ग्लैंड में सिस्ट बन जाती है। स्केबीज इज अ माइट इन्फेक्शन, इट इज कॉमनली सीन इन द जेनाइटल एरिया एंड इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, दो उंगलियों के बीच में, अगर एक उंगली ये है दूसरी उंगली ये है इस तरह से, सो ये वाला जो एरिया है इंटरडिजिटल क्लेफ्ट कहलाएगा, वहाँ पे ये स्केबीज का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। कुछ इमेजेस अब इन्होंने दी हैं, जैसे ये सेबेशियस सिस्ट दिखाई है किसी बंदे की, एंड दीज आर दी एक्नी, एंड दीज आर एक्नी वल्गैरिस आई गेस, सीरियस
टाइप का इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक चाहिए इस बंदे को. देन दिस इज स्केपीज ऑफ द स्क्रॉटल एरिया. एंड देन वी हैव गॉट इंटरडिजिटल. देखिए ये एरिया है, यहाँ पे स्केपीज है, इचिंग होती है इसमें. ये किलोइड है. अच्छा, किलोइड क्या होता है ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको. किलोइड ये होता है कि इट्स ओवर ग्रोथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द साइट ऑफ इंजरी और बर्न. यानी कि किसी जगह पे कोई इंजरी हुई थी या वो जगह जल गई थी और वहाँ कनेक्टिव टिश्यू ओवर ग्रो कर गया, तो उसे किलोइड कहते हैं. फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल इज अ कॉमन प्रॉब्लम, और इसके लिए लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक देनी होती है जब तक नया नाखून ना आ जाए. ओके, सो द होल नेल कैन बी इन्फेक्टेड विद फंगस. वेरी वेरी कॉमन. वाइटिलिगो कहते हैं, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें वाइट पैचेस पड़ जाते हैं स्किन में. इसकी डायग्राम इन्होंने दी है. इस तरह की कंडीशन, सफ़ेदा की बीमारी भी आम जबान में इसको कहते हैं, वाइटिलिगो. एड्रीनल हाइपोप्लाजिया या एड्रीनल इंसफिशिएंसीज में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. बॉल्डनेस, गंजपन, एलोपेशिया, बाल ख़त्म हो जाना, इट्स बेसिकली हार्मोन रिलेटेड, मेल्स का कॉमन प्रॉब्लम है. अच्छा, डीप फेशिया के बारे में हमने बात कर ली है. इनफ. सो दिस गाइस बेसिकली इज दैट्स ऑल बेसिकली. सो दैट्स ऑल. ये एक टर्म बता देता हूँ, ऑल्दो ये मुझे क्लिनिकल एनाटॉमी में अपर लिम्ब में पढ़ाना था, लेकिन चलो अभी बता देता हूँ. मैंने आपको ये बताया था ना कि बाज़ जगहों पे डीप फेशिया रेटिनैकुला बनाते हैं, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम. सो अगर ये किसी का पाम है फॉर एग्जांपल, और पाम है तो ये रिस्ट एरिया होगा, और इस रिस्ट एरिया में मैंने आपको बताया था कि डीप फेशिया की थिकनिंग होती है, इसको नाम देते हैं फ्लेक्सर रेटिनैकुलम. अब ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम अगर किसी वजह से कंप्रेस है, या इसमें हाइपरट्रॉफी है, या इसमें किसी भी तरह का कोई इशू है, तो यहाँ से नीचे से नर्व्स गुजर रही हैं. फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व गुजरती है इसके नीचे से, तो जो नर्व गुजरेगी वो नर्व इरिटेट होगी, और जब वो नर्व इरिटेट होगी तो वो नर्व जिस जिस एरिया में सप्लाई कर रही है वहाँ इरिटेशन होगी, पेन होगा, सेंसरी प्रॉब्लम्स होंगे, रिस्ट में पेन होगा. इस पूरे को कंबाइंड नाम देते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंस है डीप फेशिया की, कि डीप फेशिया के आसपास से अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं और डीप फेशिया में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हिट होंगे, और उन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का जो भी टेरिटरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिट होगा. जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में, अब अगर मैं प्योरली टेक्निकल जबान में बात करूं, इन कार्पल टनल सिंड्रोम the flexor retinaculum is disturbed, which leads to compression of median nerve, and this leads to pain and neurological abnormalities in the distribution area of the median nerve and pain in the wrist, and this whole scenario is known as carpal tunnel syndrome. Okay, so that's purely technical stuff, but आपको अब ये समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने आसान ज़बान में, सादा ज़बान में ये सारा आपको समझा दिया है. Alright, so this is all about skin and fascia. स्किन याद रखना है, एपिडर्मिस, डर्मिस याद रखना है, स्किन के अपेंडेजेस याद रखने हैं, और फिर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया. इसके साथ ही ये आज का लेक्चर खत्म करता हूँ. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जनरल एनाटॉमी के अगले लेक्चर में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.